तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और कल जिस तरह से हम क्यूज लेंगे उसके बाद तो आज की रणनीति हम डिसाइड करेंगे। पर मूड माहौल बताइए अरमान, किस तरह से कल विदेशी संकेत थे एंड आज मैं आपसे ग्लोबल समझूंगा। नहीं देखिए, ग्लोबल की अगर आप पर्सपेक्टिव अगर बात करें, मैं हमेशा ज़्यादातर मैं फोकस ये करता हूँ कि ग्लोबली अगर जो भी हो रहा हो उस हिसाब से उसका कितना रिपलकेशंस मुझे कौन से सेक्टर में, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स में वहाँ पर आ सकता है, उस हिसाब से अगर आपने ग्लोबली देखा तो ग्लोबली आपको थोड़ी बहुत सिचुएशन थोड़ी बहुत ऐसी लगी, सिचुएशन ऐसी है। पर लगातार अगर आप ये देखें कि वो जो फेड का जो आपको दिख रहा है कि लगातार वहाँ पर वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वहाँ पर जो हो सकता है कि दिक्कतें आती हुई दिखे, उसके साथ अगर आप देखेंगे, मैं रिसेंटली हमारे आरबीआई गवर्नर का कुछ एक इंटरव्यू भी देख रहा था, कहीं पर लिंक्डइन पर किसी ने पोस्ट डाला था। आरबीआई गवर्नर का वो आप इंटरव्यू देखिए, 4-5 मिनट का है वो, उन्होंने स्टैंडिंग में कोई एक इंटरव्यू दिया था। किस कन्विक्शन के साथ, किस क्लैरिटी के साथ उन्होंने हर एक चीज को आंसर दिया है, उससे आपको अपनी इकोनॉमी पर और जो हमारी इकोनॉमी को लीड कर रहा है उस पर और अच्छा ट्रस्ट हो जाता है। इस बात पे एक और अच्छी चीज याद आई कि कहीं ये लिखा था कि जो पावल साहब है वो ओवररेटेड है और शक्तिकांत दास साहब जो है वो अंडररेटेड है। पर ये जो स्थिति है, जो सिनेरियो है, जिस तरह से इन्होंने हमारे देश के सेंट्रल बैंक को ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को संभाला है, वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी सिनेरियो बना हुआ है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो रिलेटिवली और ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। और ऑफ कोर्स बहुत बड़ा सरप्राइज पॉज था वो, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर चल रहा था बाजार। तो इन सब स्थिति के या इन सब सिनेरियो में कहीं ना कहीं अब यूएस मार्केट से हमारे कितने मार्केट्स अब रिलेटेड है ये कहना काफी मुश्किल है। तो ओवरऑल जिस तरह का कनेक्टिविटी, जैसे कि आपने अरमान बताया कि ग्लोबल संकेत, अगर आप निचले स्तरों से डाउ जोन्स पर एक बारी नजर डालें तो वहां पर सुधार आता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर, मैं डे रेंज देख रहा था तो अमेरिकी बाजारों में ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो वैसी नहीं आई है, बट एसजीएक्स निफ्टी इसी बात के इंडिकेशंस कर रहा है कि ऑलमोस्ट 29-30 अंकों की गिरावट है, मामूली गिरावट है। आप इनफैक्ट कहेंगे इसको कि फ्लैट वाला सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। बट डाउ जोन्स आप देखिए किस तरह से गिरावट लाल निशान में भी फिसलता हुआ नजर आया। उसके बाद सेकेंड हाफ में धीरे धीरे करके आपको ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो इसका पॉजिटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा था। तो 100 अंकों की तेजी से डाउ ऊपर बंद हुआ, पर कहीं ना कहीं अगर आप नैस्डैक की तरफ नजर डालेंगे ना, तो वहां पर जिस तरह का सिनेरियो बना था वहां पर और ज्यादा डिप आपको दिन के दौरान आती हुई दिखी, पर सुधार वहां पर भी अल्टीमेटली हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सेटअप दिख रहा है अमेरिकी बाजारों से, वो निचले स्तरों से खरीदारी सेकंड हाफ में लौटती हुई दिखी। अब हमारे यहाँ पर इस चीज का कितना असर होगा ये कहना अभी मुश्किल है, बट लार्जली जिस तरह से पिक्चर बनी हुई है, कल बैंक निफ्टी आप देखिए, निफ्टी भले ही आईटी की वजह से जिस तरह से इन्फोसिस पर इंपैक्ट आया, उसके साथ साथ तमाम, जैसे कि कल हम आपको ट्रेडर्स डायरी में बता रहे थे कि आईटी स्टॉक्स पर सबसे बड़ा दबाव हमें देखने को मिलेगा। और आपने देखा भी 10% की लोअर सर्किट पर भी इन्फोसिस जाता हुआ दिखा, जो कि 23 मार्च 2020 के बाद सबसे निचले स्तरों पर इन्फोसिस, निचले स्तरों पर माफ कीजिएगा, सबसे इंट्राडे वाइज 10% का सर्किट वहां पर लगता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बना था कल, निफ्टी उस वजह से इंपैक्ट हुआ, पर बैंक निफ्टी रिजिलियंस, ये कमाल की बात है क्योंकि लगातार वहां पर थोड़ी सी डिप होने के बाद बार बारी बाइंग आपको बैंक निफ्टी पर आती हुई नजर आई है। तो बैंक्स कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और इसी का इंडिकेशन से आप देखना होगा कि अब आगे आने वाले समय में जो तिमाही अर्निंग्स आती हुई दिखेंगी उनका असर क्या पड़ता है। बट बैंक निफ्टी काफी अच्छी शानदार तेजी आप देखिए, इनिशियल डिप हुई और उसके बाद लगातार पूरे दिन स्टेबिलिटी इसने बरकरार रखी। तो सेटअप बहुत बढ़िया है, लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है पिछले 7-8 दिनों से। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस है वो तो अच्छी लग रही है। अरमान, ये जो सिनेरियो है इसके बीच कुछ सेल है? मैंने अभी तक अगर देखेंगे तो मैंने कुछ भी सेल नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप जनरली अगर मार्केट बहुत अगर खराब रहता है तो 2 या 3 आते हैं, पर अभी तो कंपैरेटिवली मार्केट फेवर में तो है नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि जब देखिए, मतलब प्रोबेबली जब तक आपको जब स्टोरी अपने यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, बहुत सारी अच्छी स्टोरीज हैं और वहाँ पे कन्विक्शन अगर आपको आ रहा हो तो जनरली अगर आप कहीं ना कहीं बहुत अनसर्टेनिटी आती है, जैसे कल अब आईटी सेक्टर में दिक्कत आई थी तो आपको डेफिनेटली आपको चीज़ें ऐसी थी कि आपको करना ही था, पर ओवरऑल अगर किन स्टॉक्स में आपको अच्छी है तो वहाँ पर बाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अरमान, स्टार्ट करते हैं और आप भी से खरीदारी की शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जो मैंने जो स्टॉक लिया है वो है ओरिएंट सीमेंट, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, हम लगातार जी बिजनेस एक ऐसा चैनल है, आपको लगातार जो रियल टाइम में जो एफआईज की जो हिस्सेदारी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो अपडेट आते जा रहे हैं वो आपको बताते जा रहे हैं। अगर आप देखिए बाजार बंद होने के बाद ओरिएंट सीमेंट में यहाँ पर एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। हिस्सेदारी कितनी बढ़ाई है?
6% के आसपास थी, वो 7.7% हिस्सेदारी करती है। ऐसे मार्केट में जहां पर आपको दिख रहा है कि वहां पर इतनी अनसर्टेनिटी है, वहां पर अगर जो एफआईआईज हैं वो किसी स्टॉक में अगर हिस्सेदारी अच्छी खासी बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़िया कन्विक्शन हो जाता है। इसलिए ओरिएंट सीमेंट को यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 123 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 118 का। चलिए, तो सीमेंट स्पेस यहाँ पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है और हमारा फोकस क्या, अब तो एफआईआईज का भी फोकस इस पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि खरीदारी वहां से हो रही है, उस सेक्ट से हो रही है, तो आपको यहाँ पर ओरिएंट सीमेंट पर अच्छी तेजी आज भी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार सीमेंट स्पेस फोकस में बना हुआ है। तो ओरिएंट सीमेंट अरमान की तरफ से ये कॉल आता हुआ दिख रहा है। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में आप एक शुगर स्टॉक चुन लीजिए और वो है द्वारिकेश शुगर का। दरअसल खबर ये है कि जिस तरह से यहाँ पर शुगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बढ़ते हुए दिखे, वैसे तो कल के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5-2% तक का ही उछाल इसमें आया था, बट मोमेंटम जो है वो प्राइसेस में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सुबह भी हम अरमान बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर जो हमारे देश में होलसेल प्राइसेस हैं, आपने किसी मैनेजमेंट से बात की थी? नहीं, मैनेजमेंट से नहीं। देखिए, अगर आप एक मिनिस्ट्री की साइट है, वहाँ पर वो डेली प्राइस जो अपडेट है वो डेली प्राइस अपडेट देते हैं। और मेरी लगातार अभी हैबिट है कि मैं लगातार इन सारे प्राइसेस को रेगुलरली चेक करता हूँ, इंटरनेशनली भी, डोमेस्टिकली भी। तो डोमेस्टिकली मैंने देखा कि ये प्राइसेस जो हैं होलसेल के हिसाब से 39 के आसपास आ चुके थे। और अब जो श्री का शुगर का जो अनिल सर ने मैनेजमेंट ने लिया था, वहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या क्लैरिटी दी थी, मैनेजमेंट ने आपको क्लियरली ये बोला था क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस अब इतने बड़े हैं, गैप इतना ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो अगर वहाँ से इंटरनेशनल भाव कम होते हैं तो भी जो है यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो तो अच्छे रहेंगे सही। और हो सकता है कि अगर इसी तरह भाव बढ़ते रहे तो इथेनॉल के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़े। और उसी पे सर ने ये भी कहा था कि आपकी तो कोई सारी उंगलियां घी में है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा बेट मिलता है। चलिए, तो डेफिनेटली ये मैनेजमेंट से तो हमने सुना ही था। एंड ओवरऑल जो मूड माहौल बन रहा है पूरे के पूरे शुगर स्पेस के लिए वो काफ़ी शानदार है। तर्क हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो आगे जो भी हमारे लिस्ट में शुगर स्पेस के स्टॉक्स आने वाले हैं वहाँ पर अब तर्क देने में हम अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे। तो द्वारिकेश शुगर सबसे पहला कैश सेगमेंट का स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। फंडामेंटल्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो 96 रुपीज़ के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 91 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और डेरिवेटिव स्पेस में फ्यूचर्स में सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है जीएसपीएल का, जिंदल स्टील एंड पावर। अब आप देखिए यहाँ पर मेटल स्पेस पर मैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार बुलिश हूँ। इसके पहले मैंने आपको हिंडाल्को बार बार रिपीटेडली कहा था कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 405 407 के लेवल्स पर मैंने बताया था और अब आप देखिए ऑलमोस्ट 425 के आसपास यहाँ पर हिंडाल्को आता हुआ नजर आ रहा है। और सिचुएशंस ऐसी है कि अब स्टील काउंटर्स पर भी आपको अच्छी तेजी आगे आने वाले समय में बनती हुई नजर आ सकती है। और अमेरिकन मार्केट्स भी आप देखिए कोरिलेशन हमेशा ही रहा है कि जब भी अमेरिकन मार्केट्स में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी बनती है, कहीं ना कहीं जो मेटल स्पेस है वो स्टेबल या फिर तेजी का मोमेंटम बनाते हुए नजर आते हैं। और हाई बीटा काउंटर्स में अगर आप देखेंगे तो आईटी में जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि कोफोर्ज है, यहां पर जीएसपीएल सबसे हाई बीटा काउंटर्स मेटल स्पेस पे मुझे समझ आता है। तो इस वजह से जीएसपीएल में आपको खरीदारी करने की राय है। यहां पर जिस तरह की प्राइसिंग है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करिए। 578 रुपए के टारगेट के लिए 554 रुपए ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए जीएसपीएल में। अरमान, देखिए फ्यूचर्स में जैसा कि अब आपने कहा शुगर स्टेक में हम और कोई अगर इस एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी हम टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। बलरामपुर चीनी मैंने यहाँ पर लिया और तर्क सिमिलर है। बाय आपको यहाँ पर करना है, टारगेट रखेंगे 418 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 402 का। फ्यूचर्स की तो बात हो गई, अब बात आती है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है एसआरएफ, क्योंकि अगर आप इनका टेक्निकली अगर आप ओवरऑल, ये कोई लॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका ये नहीं है क्योंकि इस वहाँ पर खबर है। ओवरऑल अगर आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली कंपेरेटिवली आपको यहाँ पर बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको वॉल्यूम्स के साथ अगर अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखे तो वहां पर आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है। इसलिए एसआरएफ को हम बाय करेंगे, इनका कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 2460 का जो 38 के आसपास का मिल रहा है, वो टारगेट रखेंगे 50 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 34 का। तो कुशल, ऑप्शंस में मैंने तो एसआरएफ लिया है, आप क्या ले रहे हैं? ठीक है, एसआरएफ आपने लिया है, मेरी तरफ से है डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर। और अगर आप जिस तरह से देखिए तो 4 डिजिट काउंटर में ये भी शुमार है और लगभग आप देखिए 4850 रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग है। एंड यहाँ पर खरीदारी की सबसे बड़ी वजह बन रही है जेफरीज की रिपोर्ट। जेफरीज ने यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट सिग्निफिकेंटली रेज किए हैं। इनफैक्ट 4965 रुपए के टारगेट ये पहले दे रहे थे और अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 5535 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर पर भी देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज का जिस तरह का मोमेंटम रहा है पिछले 1 महीने में
10% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी इस काउंटर ने दिखा दी है। तो फार्मा स्पेस से मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छा ऑप्शन बेट हो सकता है। 4850 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 64 रुपए के आसपास उपलब्ध है। 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 45 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए डेरिवेटिव स्पेस की भी कैटेगरी पूरी कर ली है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर हमने कौन सा स्टॉक चुना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी तरफ से मेरी लिस्ट में है हैवेल्स इंडिया का काउंटर। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। और अगर आप पिछले 5 दिनों का भी चार्ट मोमेंटम देखेंगे तो काफी अच्छे साइड पर अब ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के घेरे में ही आता हुआ दिखा था, पर अब कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों से इसमें जो मोमेंटम वापस से लौटता हुआ दिखा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हैवेल्स इंडिया पर अच्छे बेट आप लगाकर चल सकते हैं। तो केवल चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पर हैवेल्स इंडिया खरीदारी करने की राय है। 1250 रुपए के टारगेट के लिए 1200 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन कर चलना है। अरमान, देखिए टेक्निकली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि बैंक निफ्टी की तो बात आपने ऑलरेडी कही, और बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको मोमेंटम वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कल के स्तर में भी आपको अच्छी खासी जो है लगभग आपको वहाँ पर 3% के आसपास की जो है बाइंग वहाँ पर आती हुई दिखी थी। ओवरऑल इन सब पर्सपेक्टिव से टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बढ़िया आपको दिख रहा है चार्ट, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा हम बाय करेंगे कैश में। टारगेट रखेंगे 181.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 174 का। अब आती है बात, अगर फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल पर मैंने एक स्टॉक लिया है वो है एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी, उसका रीजन ये है, देखिए एक अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट और जो आईपीएल स्टॉक या फंडामेंटल्स की बात करें, ऐसे लंबी अवधि के अगर कोई स्टॉक ले रहे हैं तो जब भी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के आसपास अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा लें, क्योंकि आप क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे तब वहां पे जो अपडेट और क्लैरिटी मिलेगी उससे आपको और फायदा होता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली स्टॉक बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ 1-2 खबरें ऐसी भी आई थी जहां पर प्रमोटर्स की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी थी, वो एक वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। पर ओवरऑल आपको अगर आप दिखेगा बिजनेस काफी बढ़िया है, प्रमोटर की क्वालिटी काफी बढ़िया है। और कुछ एक ऐसी चीज जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आप क्लैरिटी ना हो, राजा शेखर साहब जो हैं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं वो अब डे टू डे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ पर संभालेंगे। अब मैं ये क्यों इस चीज पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ, ये अप्रैल से ही होगा, क्योंकि इनका अगर आप इनको 23 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप देखें ये ब्लूम एनर्जी से आए हुए हैं, तो जिस कंपनी का मैक्सिमम परसेंटेज अगर आप देखें 60-65 के आसपास और उसके आसपास का जो रेवेन्यू है ब्लूम एनर्जी से आता हो, तो वहां का एक पर्सन जो वहां पे ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे था, 23 साल का एक्सपीरियंस है उसको ओवरऑल, वो अब आके एमटार टेक्नोलॉजी का डे टू डे ऑपरेशन संभाल रहा है। तो उस हिसाब से आपको ये भी समझ पड़ता है कि जो बॉन्डिंग है ब्लूम एनर्जी और एमटार टेक्नोलॉजी की बिजनेस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो कितनी बढ़िया पर्सपेक्टिव है। और इनको लगभग क्लीन एनर्जी ऑटोमोबाइल का लगभग 23 साल का एक्सपीरियंस है। उस हिसाब से एमटार टेक्नोलॉजी मुझे कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत बढ़िया बैट लगता है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, थोड़ा हम बाय करेंगे, एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल्स हो जाए मैनेजमेंट की, वहां पर भी हमको क्लैरिटी मिलेगी। आप इन्वेस्टर मीट्स भी लगातार करते हुए जा रहे हैं, वहां पर इतना बढ़िया अगर आपको दिखेगा इन्वेस्टर्स को, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर एक बार मैनेजमेंट से और हम बात करेंगे तो हमारी और ज्यादा कन्विक्शन आएगा, इसलिए हमको धीरे धीरे यहाँ पर आपको बाई करनी है। एमटार टेक्नोलॉजी में ओवरऑल आपको टारगेट दे रहा हूँ 2000 का, पहले मैंने शायद टारगेट 1800-1900 का दिया था, मैं वापस थोड़ा बहुत टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ। ड्यूरेशन वही 1 साल का रखेंगे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्पेस इसको एसआईपी के मोड पर आपको बाय करना है। चलिए, तो फंडा पिक के लिहाज से एमटार टेक्नोलॉजीज अरमान को पसंद आ रहा है, फंडामेंटल्स उसने अपनी तरफ से बता ही दिए हैं, तो काफी क्लियर कट थॉट प्रोसेस है। आगे चलकर यहाँ पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का काउंटर। अब इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉफी की कीमतें ऑलमोस्ट 3.5% के गेन्स कल यूएस मार्केट्स में हमें कॉफी पर प्राइसेस पर आते हुए नजर आए। एंड अगर आप देखेंगे तो टाटा कॉफी ये इसकी सब्सिडियरी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और टाटा कॉफी अपने आज नंबर्स भी डिक्लेयर करने वाली है। तो देखना है कि यहाँ पर किस तरह के नंबर्स आते हैं। एंड ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो तो एनी विच वेज अगर टाटा कॉफी को फायदा होता है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी इससे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एज अ फंडा पिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस हिसाब में फिट बैठ रहा है। तो खरीदारी करके चलिए, 736 रुपए के टारगेट के लिए 708 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस आज के लिए बनना चाहिए। तो फंडा पिक तो हो गई हमारी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल स्टॉक की। और आईपीएल स्टॉक में मेरी तरफ से सोना BLW प्रेसिजन, इसके पहले मैंने 11 अप्रैल को
ये काउंटर आपको बताया था और 500 रुपए के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे और ऑलमोस्ट आप देखिए 404 405 रुपए के आसपास बताए थे, 460 रुपए अब ये आता हुआ दिख रहा है। और आगे के लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बेहतरीन तेजी आपको और फर्दर देखने को मिल सकती है और अब इसीलिए मैं अपने टारगेट्स रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप क्लीन एनर्जी स्पेस में देखेंगे तो ईवी कंपोनेंट्स पर सबसे बड़ा फोकस सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन का बनता हुआ नजर आता है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफी सिग्निफिकेंट है ईवीज को लेकर और यहाँ पर इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो तेजी फिर से अब लौटती हुई दिखी, काफी दिनों से ये सुस्त था पर काउंटर में पिछले कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट पिछले लास्ट वीक में ही जिस तरह की तेजी बनती हुई दिखी, अब मुझे लग रहा है कि अब ये 600 का टारगेट्स भी बहुत इजीली अचीव कर जाएगा। अगर आप 52 वीक हाई भी देखेंगे इसका तो आई थिंक लगभग 688 रुपए का है, तो 600 रुपए इमीडिएट टारगेट में मानकर चल रहा हूँ। हो सकता है और भी पहले अचीव हो जाए, पर कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ लगभग आप यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 400 रुपए तक का कर सकते हैं और 600 रुपए का टारगेट डेफिनेटली अगले 12 महीनों में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए आईपीएल स्टॉक के तौर पर मैंने भी एक स्टॉक लिया है और उसका भी मैं टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ, वो है स्टॉक टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले मैंने आपको 425 के आसपास का टारगेट दिया था जब शायद वो 300, 320 या 330 के आसपास शायद ट्रेड कर रहा था। अब वो लगभग 390 के आसपास अगर आपको दिखेगा, 394 के आसपास अगर होता है। यहाँ पर देखिए रीज़न ये है कि अगर आप रिजल्ट देखेंगे, कोई रिजल्ट अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं वो कोई अच्छे नहीं आए हैं, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है वहाँ पर। Q4 के रिजल्ट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी कोई कंपैरेटिवली कोई बड़ा अच्छे रिजल्ट्स का हो सकता है कि शायद अच्छे ना आए, पर स्टोरी जो है क्योंकि जो इन्होंने कैपेक्स किया है वो स्टोरी अप्रैल के बाद से जो है वो होना चालू होगी। इसी के चलते अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ समय से आपको थोड़ा वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और डिलीवरी जो है वो भी अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। अब ये स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि अगर आप ये बार कोड स्कैनर्स देख लीजिए या कीबोर्ड देख लीजिए, ये सब काम करते हैं और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बढ़िया जो है यहाँ पर आपको बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया ग्रुप है और वैल्यूएशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो उस हिसाब से आपको टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बाय करना है। ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का और टारगेट जो रिवाइज कर रहा हूँ मैं 425 से बढ़ाकर अब 460 कर रहा हूँ। और खबरों के हिसाब से अगर आप स्टॉक देखें तो खबरों के हिसाब से मैंने जो स्टॉक तर्क ऑलरेडी कुशल दे चुके हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए। टाटा कॉफ़ी जो एक स्टॉक है, क्योंकि कॉफ़ी के दाम में जो तेजी आई है वहाँ पर अगर आपको दिखेगा काफ़ी अपवर्डली यहाँ पे आपको फायदा होता हुआ दिखेगा, तो टाटा कॉफ़ी जो है बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 213 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 204 का। और अगर आप कॉफ़ी इंटरनेशनली देखेंगे तो 6 महीने के उच्चतम स्तर पर भी है तो उसका भी हो सकता है फायदा। बिल्कुल अरमान, और कॉफ़ी की प्राइसेस हम देख रहे हैं, एक तो 2 टाइप की कॉफ़ी होती है, रोबस्टा कॉफ़ी होती है, अरेबिका कॉफ़ी होती है। और जिस तरह से तेज़ी अक्रॉस द बोर्ड आती हुई दिख रही है, इसके पहले भी हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था जब मैं लास्ट वीक वरुण के साथ खेल रहा था, तो हम कह रहे थे कि 7 महीनों की ऊंचाई पर है और दूसरी जो कॉफ़ी है वो 7 हफ्तों की ऊंचाई पर थी, तो इस कन्फ्यूजन में लगा था। हमने यही सोचा कि मतलब एग्जैक्टली अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी किस किस लेवल्स पर अब आती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिचुएशन देखें तो मल्टी मंथ्स हाई लगातार यहाँ पर लगाते हुए दिख रहे हैं। और सिनेरियो यहाँ पर ये बन रहा है कि टाटा कॉफ़ी, इनके भी काफ़ी बड़े प्लांटेशंस हैं, खासकर साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो 19 से ज़्यादा इनके जो है प्लांटेशंस हैं। और सिनेरियो यही है कि यहाँ पर अगर ग्लोबल बाज़ारों में कॉफ़ी की कीमतें बढ़ती है, वैसे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके काफ़ी सारे जो कॉफ़ी है वो एक्सपोर्ट्स भी होती हुई नज़र आती है। तो इस सिनेरियो में टाटा कॉफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है। नंबर्स पहले देख लीजिए, उसके बाद में भी आप यहाँ पर बेट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियसली आज ट्रेड करिए। कॉफ़ी की कीमतें तो डेफिनेटली बढ़ी है, उसके बेसिस पर मैंने भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चुना है, पर साथ ही नंबर्स का भी इम्पैक्ट आज आपको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। अब कब नंबर्स आते हैं ये तो हमें नहीं पता, बट लार्जली जिस तरह का सिनेरियो अभी बना हुआ है और पिछले कुछ आप कह सकते हैं महीनों से कॉफ़ी की कीमतों में जो उछाल आया है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इनके नंबर्स के लिहाज से भी। बट लार्जली अब यही देखना है कि यहाँ पर टाटा कॉफ़ी आज किस तरह का प्रदर्शन करता है नंबर्स के बीच। तो डेफिनेटली यहाँ पर खबरों के दम पर टाटा कॉफ़ी अरमान की तरफ से आ रहा है काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की अच्छी बेट मेरी तरफ से, मुझे भी कन्विक्शन आ रहा है, तो खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, तो खबरों के दम पर मेरी तरफ से स्टॉक है ग्रासिम का। वो ग्रासिम को चुनने की सबसे बड़ी वजह ये बन रही है कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो सीमेंट की मांग है FY24 में 8 से 9% तक बढ़ सकती है। अब आप यहाँ पर सिनेरियो देखेंगे तो जिस तरह से अरमान हम बात भी कर रहे थे शो की शुरुआत में, शो के पहले इनफैक्ट, कि अब इलेक्शन का ईयर है अगले साल और उसके पहले जिस तरह से इंफ्रा पर लगातार स्पेंड हो रहे हैं और ये एविडेंट भी है
क्योंकि ऑर्डर्स लगातार सभी जितने भी इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इंफ्रा के ऑर्डर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीमेंट की जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और सेंटिमेंटली कहें या फिर फंडामेंटली ग्रासिम को भी इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आता है। वैसे तो ये होल्डिंग कंपनी है, काफ़ी सारी और कंपनीज भी इसके अंतर्गत आती है, बट मेजॉरिटी अगर आप कारोबार के लिहाज से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ग्रासिम यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आज के दिन में भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और वैसे भी जैसे आप जी, अगर आप जैसे सीमेंट सेक्टर की ओवरऑल बात करें, हमने Q3 के बाद भी हमने ये चीज बोली थी कि जो Q3 था वो एक वर्स्ट जो पार्ट था, क्योंकि वहां पर क्या है, डिमांड भी नहीं थी, करेक्ट, और आपकी कॉस्ट भी बढ़ी हुई थी, तो आपके मार्जिन्स पे काफी प्रेशर आता हुआ दिखा था। उसके बाद से हमने बोला था कि वहां से आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा, क्योंकि अब जो आप ये बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है और ऑलरेडी आपको दिखा है कि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो अब ये बढ़ी हुई प्राइसेस पर वो बोल रहे हैं कि डिमांड अभी भी रॉबस्ट है, उस हिसाब से आपको दिखेगा कि मार्जिन जो है वहां पर आपको सुदृढ़ होते हुए दिखेंगे, अच्छे होते हुए दिखेंगे। तो दोनों पर्सपेक्टिव से एक सीमेंट सेक्टर एक कंपैरेटिवली हो सकता है, बढ़िया बेट बन सकता है। बिल्कुल, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से सीमेंट एक अच्छा बेट हो सकता है, और इसी वजह से ग्रासिम हमने स्टॉक चुना है। 1780 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 1700 रुपए आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में बताऊं इससे पहले चाइना का जो जीडीपी आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है वो वहां पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। 4.5% की वाई ग्रोथ चीन की जीडीपी में आती हुई दिखी है, और जो अनुमान था वो 4% का था, तो रिलेटिवली जीडीपी में एक आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि इस वजह से ऐसा हो सकता है कि मेटल स्पेस आज हो सकता है बस करता हुआ दिखे, तो सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव आंकड़ा है यहाँ पर पूरे के पूरे मेटल स्पेस के लिए भी। तो चलिए इसी के साथ जो माई चॉइस कैटेगरी में हमने जो स्टॉक चुने हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए Q1 में जो चीन के जीडीपी आंकड़े आए हैं वो 4.5% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ माई चॉइस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुने हैं, यहाँ पर तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं, और इसमें सबसे पहला कॉल है इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक अगर आप देखिए तो काफी दिनों से एक सुस्ती के कारोबार पर ये ट्रेड कर रहा था, पर कल जिस तरह से इसने तेजी दिखाई है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर ये तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। वैसे भी एक फॉलो ऑन मूव अभी भी इसमें आना बाकी है, जिस तरह से बाकी अन्य बैंकों में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, हो सकता है कि इंडसइंड बैंक का आज यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आए। तो केवल चार्ट्स के स्ट्रक्चर पर 1160 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 1110 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मुझे ये जो दो काउंटर्स है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर स्पेस से अच्छे लग रहे हैं, और 5 दिनों का अगर आप चार्ट मूवमेंट भी देखेंगे एक्सिस बैंक का तो लगातार तेजी का वहां पर ट्रेंड बना हुआ है, पर एक अच्छा खासा जो फॉलो ऑन मूव है वो इस बैंक में भी आना बाकी है। तो इंडसइंड बैंक के साथ साथ एक्सिस बैंक यहाँ पर खरीदारी करिए, 890 रुपए के टारगेट बनाइए, 852 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है जेके सीमेंट पर, जहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। ग्रासिम के लिए जो मैंने तर्क दिए वही तर्क है, पर यहाँ पर तेजी का जो मोमेंटम है वो करीबन 3100 रुपए तक आज पहुंचता हुआ दिख सकता है, 2970 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए माई चॉइस में मैंने भी तीनों बाय के स्टॉक लिए हैं। सबसे पहला स्टॉक वो है जेके पेपर, जिसमें अगर आप देखेंगे लगातार यहाँ पर एफआईएस की जो है ये हमने फ्लैश भी किया था, अगर आप कल देखें तो बाइंग जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। उस हिसाब से यहाँ पे 6 महीने की अवधि रखेंगे और टारगेट रखेंगे 430 का। कंपेटिव स्टॉक तो काफी, बिजनेस तो काफी बढ़िया है। दूसरा स्टॉक है अवध शुगर, तर्क सिमिलर है, यहाँ पर भी आपको बाय करना है, टारगेट रखेंगे 496 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 478.5 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक है द रेमको सीमेंट की बात करें तो वहां पर क्योंकि एफआईएस ने जो है थोड़ी बहुत लगा, आप देखेंगे हिस्सेदारी बढ़ाई है, इसका यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। टारगेट रखेंगे 785 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 755 का। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, पर अब देख लेते हैं कि एक रिकैप में हमने कौन कौन से स्टॉक्स सारे लिए हैं। तो समरी कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है द्वारिकेश शुगर का। शुगर स्पेस में तेजी लगातार बरकरार है, तो 96 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। साथ ही मेटल स्पेस है, यहाँ पर चीन का जो जीडीपी आंकड़ा आता हुआ दिखा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी आज आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है, तो जीएसपीएल खरीदारी करके चलिए। ऑप्शंस कैटेगरी में डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है जेफरीज की तरफ से, साथ ही टेक्नोपिक पर हैवेल्स इंडिया मुझे पसंद आ रहा है। फंडा पिक के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर नजर रखिए, कॉफी की कीमतों में लगातार उछाल है। और आईपीएल स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, टारगेट रिवाइज कर रहा हूं 600 रुपए के टारगेट के लिए। खबरों के दम पर ग्रासिम फोकस में रहेगा, और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और जेके सीमेंट है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है ग्रासिम। यहाँ पर जिस तरह से FY24 में कुछ खबरें ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डिमांड जो है वो करीबन 8 से 9% तक बढ़ सकती है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ग्रासिम में अच्छी तेजी आ सकती है। 1780 रुपए के टारगेट के लिए ये आज का आपका पिक बनेगा मेरी तरफ से। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में ओरिएंट सीमेंट जो एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ी है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में तर्क ऑलरेडी आपके पास है, बलरामपुर चीनी यहाँ पे खरीदना होगा। ऑप्शंस के हिसाब
से एसआरएफ बढ़िया लग रहा है और टेक्निकली बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वहां पर अच्छी खासी तेजी आ सकती है। फंडामेंटली एमटार टेक्नोलॉजी यहां पर आपको काफी बढ़िया बैठे है, उसको एसआईपी के मोड पर मैनेजमेंट की बात सुनने के बाद वापस देखेंगे। आईपीएल स्टॉक्स में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया लग रहा है। खबरों के हिसाब से टाटा कॉफी, जो कॉफी के दाम में तेजी आई, उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। माई चॉइस में जेके पेपर और अगर आप रैमको सीमेंट की बात करें जहां पर एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, और अवध शुगर जो कि शुगर के दाम में तेजी आई, उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस स्पेस में है, जिस ग्रुप में है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अरमान की तरफ से भी बेस्ट पिक आती हुई नजर आ रही है। तो अब जो मूड माहौल है वो अब यही देखना है कि हमारे बाजारों पर किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में सेकेंड हाफ में निचले स्तरों से अच्छा सुधार आया है। चीन के जीडीपी आंकड़े भी अभी आते हुए नजर आए हैं। तो इस सिनेरियो में हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करेंगे, सीधे चलते हैं इस चीज को समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल बढ़िया मूड रहा है। कल थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन हमें दिखा, थोड़ा नतीजों पर शार्प रिएक्शन भी था। आज फॉलो ऑन एक्शन कैसा रहेगा, निफ्टी और आईटी पर थोड़ा दबाव बनता है या फिर आएगा रिबाउंड, बैंक्स की लीडरशिप क्या ये बरकरार रहेगी, इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है आपको शेयर बाजार लाइव में। करते हैं शुरुआत।